हेलो गाइस। पिछले लेक्चर में मैंने बात की थी कि कैपिटल बजटिंग क्या है, उसके बारे में हमने डिटेल से डिस्कशन की थी। फिर से मैं आपको ब्रीफ अप कर दूं। कैपिटल बजटिंग डिसीजन मींस रिलेटेड विद इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। फिक्स एसेट्स में पैसा लगाने की विधि, इन्वेस्टमेंट करने की विधि को ही हम कैपिटल बजटिंग कहते हैं। और उसमें मैंने बात की थी कि इसमें हमारे पास डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स हैं। प्रोजेक्ट या एसेट्स में पैसा लगाने से पहले, क्योंकि एसेट्स लॉन्ग टर्म है, दैट विल अफेक्ट योर लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म ब्लॉकेज ऑफ फंड। तो आपको क्या करना होता है, इसमें जो है इवैल्यूएशन करके पैसा लगाने से पहले उसका क्या करना पड़ता है, निर्धारण करना पड़ता है। अब वो कौन कौन से मेथड्स या टेक्निक्स हैं जिससे आप जो है पैसा लगाने से पहले ही पता लगा सकेंगे कि वो इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए बेनिफिशियल है, या उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना या एसेट्स में पैसा लगाना या बिजनेस का एक्सपेंशन करना हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं। तो आज हम उन्हीं मेथड की बात करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में मैं आपको सबसे पहले जो है डिफरेंट मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवेल्युएटिंग प्रोजेक्ट की बात करूंगा, और इस पूरे लेक्चर को मैं उसके सिर्फ एक मेथड पे बैक पीरियड पे ही कंसंट्रेट करूंगा। इसी तरह से बाकी मेथड को जो है हम अगले लेक्चर की सीरीज में जो है करने वाले हैं। तो आइए गाइज शुरू करते हैं। डिफरेंट मेथड्स और टेक्निक्स ऑफ इवेल्युएटिंग लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, और वी कैन से मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। Guys, we have two techniques of evaluating project under capital budgeting. The first one is traditional and another one is modern. और ट्रेडिशनल में आप यानी कि परंपरागत, इसको नॉन डिस्काउंटेड मेथड भी कहते हैं। इसमें पे बैक पीरियड, पोस्ट पे बैक पीरियड, पे बैक रेसिप्रोकल, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड्स को शामिल किया जाता है। गाइज, ये ट्रेडिशनल टेक्निक्स जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को नहीं मानती है। ये मानती है कि आज की जो 1 रुपए की परचेजिंग पावर है वो 10 साल के बाद भी उतनी ही रहने वाली है। यानी कि जो 1 रुपए में आज हम चीज़ें खरीद रहे हैं वो 10 या 20 साल में भी उतनी ही 1 रुपए से खरीद पाएंगे, जो कि प्रैक्टिकलिटी में जो है सही नहीं बैठता। इस चीज़ की कमी को जो है हमारे मॉडर्न डिस्काउंटेड और टाइम एडजस्टेड टेक्निक ने क्या किया है, पूरा किया है। ये मेथड जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को जो है कंसीडरेशन में लेते हैं तथा जितने भी डिसीजन हैं वो उसके अकॉर्डिंगली ही एडजस्ट करते हैं। इन विधियों में आप शामिल करते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड तथा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। लेकिन गाइज, आज के इस लेक्चर में मैं सिर्फ बात करने वाला हूँ पे बैक पीरियड मेथड की, और जितने भी बाकी के मेथड्स हैं इसको हम नेक्स्ट लेक्चर जितने भी आएंगे उसकी एक सीरीज के रूप में जो है एक एक करके इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए गाइज शुरू करते हैं पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड एक साधारण भाषा में कहें तो मैं एक आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता हूं। आपके पास ऑप्शन है कि आपने 2 लोगों को जो है पैसे देने हैं। एक व्यक्ति है जो आपको 10 दिन के अंदर वापस करेगा और दूसरा व्यक्ति है वो आपको जो है 20 दिन के अंदर आपका पैसा वापस करने वाला है। दोनों को ही आपने सेम अमाउंट देना है, सपोज 50,000। अगर अब आपको पूछा जाता है कि 50,000 आपने दोनों व्यक्तियों को देना है, एक 10 दिन के बाद वापस करेगा यानी कि पे बैक करेगा, दूसरा 20 दिन के बाद। आपको पूछा जाता है कि आप किस व्यक्ति को पैसा देना पसंद करेंगे, तो जाहिर सी बात है आपका आंसर होगा कि मैं जो है पहले व्यक्ति यानी जो कि मुझे 10 दिन के बाद मेरा 50,000 वापस लौटाने वाला है उसको ही मैं पैसे दूंगा, क्योंकि वो जो है जल्दी पैसे देने वाला है। तो ये अगर आप देखते हैं तो वो क्या है, वो आपका 10 दिन क्या है, पे बैक है। यानी कि आपने जो उसको पैसा देना है वो वापस आपको कितने टाइम पीरियड के अंदर दे रहा है। तो यहां पर जो आपका जो पे बैक है वो है 10। और दूसरी बात आपने इसमें क्या देखी कि शॉर्टर द पे बैक पीरियड बेटर इट इज, यानी कि जितना पे बैक पीरियड शॉर्ट होगा उतनी ही प्रोजेक्ट की वो जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी होगी वो ज्यादा होगी, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टन है, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। तो जितनी भी अर्ली जो अर्निंग है उसको हम प्रेफरेंस देते हैं। तो आइए अब फॉर्मली बात करते हैं। पे बैक पीरियड क्या है कि पे बैक पीरियड इज दैट पीरियड विच इज इन विच अमाउंट ऑफ आउटले इज पेड बैक बाय पर्टिकुलर एसेट्स। यानी कि पे बैक पीरियड वो समय अवधि है जिसमें अगर आपने किसी व्यक्ति या किसी एसेट्स में पैसा लगाया है या किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है वो आपको किस समय अवधि में वापस देने वाला है। अगर आपने किसी पर्टिकुलर एसेट्स में 1 लाख रुपए लगाया है तो वो आपको 1 लाख यानी कि अपनी कॉस्ट रिटर्न के थ्रू कब वापस करने वाला है, उसको ही हम क्या कहते हैं, पे बैक
बैक पीरियड कहते हैं। और गाइज क्योंकि एक जो है कैपिटल बजटिंग डिसीजन का टूल है और इसमें हम जो है पैसा लगाने से पहले ही पे बैक मेथड पे जो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि सूटेबिलिटी चेक कर रहे हैं, तो इसमें अगर आपने सिंगल एसेट्स की जो है एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन लेना है, यानी कि आपको पे बैक पीरियड मेथड में कहा जाए कि एक ही एसेट्स है, आपने जो है पे बैक पीरियड के हिसाब से उसको सेलेक्ट करना है, तो इसमें आपको पहले क्या करना पड़ेगा, एक स्पेसिफाइड पे बैक पीरियड डिटरमाइन करना पड़ता है। वो 5, 6, 7 आपके जो उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली आपको जो है पहले से ही निर्धारित करने पड़ते हैं। फिर आप देखते हैं कि एक्चुअल में वो प्रोजेक्ट जो हमें उस टाइम पीरियड के अंदर पे बैक करेगा अपनी कॉस्ट या नहीं। अगर कर देगा तो आप उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, और अगर नहीं करेगा तो आप उस प्रोजेक्ट को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, यानी कि आपको जो है 3-4 प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है, तो आप फिर उसमें जिसका पे बैक पीरियड शॉर्टर होगा उसको सेलेक्ट करेंगे, यानी जो आपको जो है कॉस्ट सबसे पहले देने वाला है आप उस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टन है और आप चाहते हैं कि जितनी कॉस्ट आपने किसी पर्टिकुलर एसेट्स में लगाई है कम से कम वो आपको जो है जल्दी से जल्दी वापस कर दे। इसलिए जो है इसके केसेस में एक बहुत ही वर्ड प्रचलित है जिसमें हम बोलते हैं शॉर्टर द पे बैक पीरियड बेटर इज, यानी ये पंक्ति जो है इसमें क्या है, बहुत ही प्रचलित है। जिसका पे बैक पीरियड छोटा रहेगा उसमें ही हम क्या करते हैं, उसको प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। और इसमें एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात जिसको आपको ध्यान देने की जरूरत है वो है कि ये सारे का सारा डिसीजन जो है दैट इज बेस्ड ऑन कैश फ्लोज, ना कि प्रॉफिट। ये प्रॉफिट पे बेस्ड नहीं होते, ये कैश फ्लो पे बेस्ड होते हैं, कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। और इसमें मैं कैश इनफ्लो आपको समझा दूं, कैश इनफ्लो इज इक्वल टू कैश एंड कैश इक्वलेंट प्लस नॉन कैश आइटम। नॉन कैश आइटम का मतलब है कि डेप्रिसिएशन की तरह और भी कुछ आइटम्स हो सकती है जिसमें अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो बिजनेस से जो है पैसों का आउटफ्लो नहीं होता है, यानी कि वो मेयर एक ट्रांजैक्शन है, आपने जो है पैसे को बिजनेस के बाहर नहीं भेजा। उस तरह की ट्रांजैक्शन को भी आप क्या जोड़ दोगे, कैश और कैश इक्विवेलेंट में जब जोड़ देते हैं तो उसको हम कैश इनफ्लो बोलते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखने योग्य है कि आप जो है कैश इनफ्लो तथा कैश आउटफ्लो के बेसिस पे ही डिसीजन जो है यहां लेने वाले हैं। इसके बाद मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझा दूं जिसमें लिखा गया है a project cost rupees 6 lakh and yield annually a profit of rupees 90,000 after depreciation at 12.5% per annum but before tax at 50%, calculate the payback पीरियड। आपको बताया गया है कि कोई एक प्रोजेक्ट है जिसकी कॉस्ट 6 लाख रुपए है, जो कि एनुअली जो है 90,000 का प्रॉफिट आपको देगा और डेप्रिसिएशन के 12.5% जो इंटरेस्ट के बाद, परंतु ये जो 90,000 जो है ये 50% टैक्स काटने से पहले का है। आपको बोला गया है कि कैलकुलेट द पे बैक पीरियड। आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, पहले मैं इस प्रॉफिट को 90,000 क्या है, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स, हमें क्या चाहिए, कैश इनफ्लो। और कैश इनफ्लो को आप किस तरह से बनाएंगे कि प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन बट आफ्टर टैक्स इज नॉन एज कैश इनफ्लोज। जैसा ब्रैकेट में मैंने लिखा भी है कि प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन बट आफ्टर टैक्स इज नॉन एज कैश इनफ्लो। इसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपने 90,000 लिया, लेस उसमें टैक्स किया एट द रेट 50%, जो कि 90,000 आपका प्रॉफिट था, 50% इसका आया 45,000। जब आपने इसको डिडक्ट किया तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन कितना आया, 45,000। फिर आपने जब इसमें डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दी तो वो क्या बन गया, कैश फ्लो बन गया। आपने जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट की 6,000 की 12.5% जब एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की तो ये 75,000 आया। जब इसको आपने जो ऐड बैक किया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में तो ये बन गया 1,20,000। इसी को ही गाइज हम क्या बोलते हैं, कैश इनफ्लो बोलते हैं। और इसी को ही आपको यहां पर जो है ध्यान में रखने की जरूरत है। यहां पे डिसीजन लिया जाएगा कैश फ्लो के बेसिस पे, ना कि प्रॉफिट के बेसिस पे। फिर आप देख पा रहे होंगे कि पे बैक पीरियड अगर आपका एनुअल जो कैश फ्लो है दैट इज इक्वल, तो आप मेथड जो फॉर्मूला जो लगाते हैं वो लगाते हैं इनिशियल कैश आउटले, जिसका दूसरा नाम कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है, डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो। और इनिशियल कॉस्ट जो शुरुआती जो लागत है प्रोजेक्ट की वो कितनी है, 6 लाख रुपए। आपने इसको डिवाइड किया एनुअल कैश इनफ्लो दैट इज 1,20,000, तो पे बैक पीरियड कितना आया,
5 साल, यानी कि ये प्रोजेक्ट जो है आपको 5 साल में 6 लाख जो इसकी कॉस्ट है वो वापस करने वाला है। अगर आपको यहाँ पूछा गया हो कि जो आपको ये सिलेक्ट करना चाहिए या नहीं, तो अगर स्पेसिफाइड पीरियड 5 तक रखा गया है, यानी आपको कहा गया कि 7 से कम, तो इसमें 5 भी आता है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे कि इस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करोगे, क्योंकि हमने रखा था कि अगर पे बैक पीरियड इसका 7 साल के अंदर आता है तो हम उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने वाले हैं। तो इस सिचुएशन में आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपका जो पे बैक पीरियड है दैट इज 5 ईयर। गाइज आगे चलते हैं और एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है कि हमारे पास एक तो जो है 3 प्रोजेक्ट है, मींस मोर देन 1 प्रोजेक्ट हमें सेलेक्ट करना है पे बैक जो पीरियड है उसके बेसिस पे, और आपको ये भी देखना है कि विच वन वी शुड सेलेक्ट, हमें जो कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए आपको ये सुजेस्ट करना है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ क्या लिखा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ कैश इनफ्लो कैलकुलेट पे बैक पीरियड ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज ₹1 लाख, सुजेस्ट विच वन वी शुड सेलेक्ट, कि हमें जो कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए। इन सभी प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो क्या है 1 लाख रुपए है, यानी कि ए की भी 1 लाख, बी की भी 1 लाख, सी की भी 1 लाख। और ये जो 30 हजार या 30,000 जो भी फिगर्स आपको ईयर्स में दिख रही है, ये क्या है, कैश इनफ्लो है। पीछे क्या था, वो प्रॉफिट था। यहां लिखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ कैश इनफ्लोज, मींस ये आपको कैश इनफ्लोज दिया गया है। आपका सिंपली क्या काम है, इनका पे बैक पीरियड निकालना और जो है कंपनी को सुजेस्ट करना कि विच वन यू शुड सेलेक्ट। तो प्रोजेक्ट ए के इनफ्लोज आपको दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 ईयर्स के 30,000 30 30 30 अप टू 5th ईयर तक ये 30 एनुअल रिटर्न्स आपको दे रहा है, और उसके बाद 5 एंड देन 2,000। प्रोजेक्ट बी आपको फर्स्ट ईयर में 30,000, दूसरे में 40,000, तीसरे में 20, देन 10 5 एंड 0 यानी ये फ्यूचर में आपको इस तरह की जो रिटर्न देने वाला है। और प्रोजेक्ट सी में अगर आप देख पा रहे होंगे तो 10 30 20 30 40 50 60 एंड 62 ये डिफरेंट ईयर्स में आपको फ्यूचर में इतनी रिटर्न देने वाला है। अब आप जो है पे बैक पीरियड लगाते हैं। यहाँ पे गाइस थोड़ा सा पिछले मेथड से डिफरेंस रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो है अनइक्वल कैश इनफ्लोज हैं, यानी कि बराबर नहीं है जो पिछले केसेस में था। पे बैक पीरियड हमने जब ए प्रोजेक्ट का निकाला तो आपने फर्स्ट ईयर में आपको कितना वापस देने वाला है, ये 30, अगले में भी 30, कितना हो गया टोटल करके 60, थर्ड ईयर में भी आपको ये 30,000 की इनफ्लो देने वाला है। अब कितना हो गया 30, और इसको आप जोड़ोगे तो ये बन गया 90,000 एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज 1 लाख, यानी कि 3 साल तो आपको जो है पूरे लग गए इस प्रोजेक्ट के आपको पे बैक वापस करने में, लेकिन 90,000 हो गया। अब अगले में आप चौथे ईयर में देखोगे तो ये इनफ्लो दे रहा है 30,000, स्क्रीन पे देखेंगे आप 30,000 दे रहा है चौथे साल में प्रोजेक्ट ए, लेकिन हमें सिर्फ कितना चाहिए इसका 10,000 पे बैक के लिए, जो कि कितना है 1 लाख, क्योंकि 30 एक ईयर में मिलेगा, 30 दूसरे में, 30 तीसरे में, तो 3 ईयर में 90,000 हो गया। अब 10,000 चाहिए हमें चौथे में, और चौथे में इनफ्लो है प्रोजेक्ट ए का 30, तो आप क्या करोगे इसको 10 डिवाइडेड बाय जितना यानी कि आपको चाहिए डिवाइडेड बाय टोटल जो उस ईयर में इनफ्लो है, तो ये कितना बना 3 साल पूरे, और 10,000 डिवाइडेड बाय 30 किया तो ये 1/3 आया। अगर आप इसको सिंपल लिखें तो 3.33 ईयर, यानी कि 3 साल और लगभग 3 महीने से ऊपर का समय लगेगा आपको। प्रोजेक्ट ए आपको क्या देगा 1 लाख रुपए वापस करेगा। तो ये इसका पे बैक पीरियड है। इसी तरह से प्रोजेक्ट बी में देखिए, पे बैक पीरियड ऑफ प्रोजेक्ट बी, फर्स्ट ईयर जो इनफ्लो देगा ये 30,000 प्लस, अभी भी हम 1 लाख तक नहीं पहुंचे, प्लस आपने 40 किया, कितने तक पहुंचे 70 तक, यानी अभी भी ये हमें पे बैक वापस इसने नहीं किया जो कॉस्ट है। उसके बाद फिर 20, अब कितना हो गया 70 प्लस 30 प्लस 20, यानी 40,000 30,000 और 20,000 जब आपने किया तो ये बन गया 90,000। और चौथे ईयर में आप देखेंगे तो 10,000 ऑलरेडी ही दिया गया है इनफ्लो में प्रोजेक्ट बी के, तो आपको यहां पर अब यानी कि उसको जो है प्रोपोर्शनेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10,000 ही 1 लाख के लिए चाहिए था कॉस्ट की प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, और फोर्थ ईयर में प्रोजेक्ट बी ने 10 ही दिया। तो इस तरह से ये इसने 1 लाख कितने सालों में पूरा किया, 30,000 फर्स्ट ईयर, 40,000 सेकेंड ईयर, 20,000 थर्ड ईयर एंड 10,000 फोर्थ ईयर। तो 4 सालों में ये अपनी कॉस्ट जो है वापस करने वाला है। और प्रोजेक्ट सी, ये भी आपको क्या करने वाला है 4 सालों में अपनी कॉस्ट जो है वापस करने वाला है। लेकिन अगर आप इसको अब सिलेक्शन की बात करेंगे तो यहां पर आपने देखना है कि जो प्रोजेक्ट ए है
वो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि इसका पे बैक पीरियड जो है छोटा है। यानी कि ये आपको जो है पे बैक पीरियड जो क्या करने वाला है, बहुत जल्दी आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट की जो वापस करने वाला है। गाइस इसमें प्रोजेक्ट सी में मैं एक थोड़ी सी एक करेक्शन कर देना चाहता हूँ। प्रोजेक्ट सी का जो फर्स्ट ईयर का जो इनफ्लो है दैट इज 10,000, 20,000 की बजाय ये फिर 15,000 है, जैसा आप नीचे देख पा रहे हैं। इस तरह से एडजस्ट आपने कर लेना है। और तीसरे ईयर में ये क्या होगा, 30 की बजाय कितना है, 25 है, एंड देन 40। इस तरह से ये 4 साल में आपको क्या करने वाला है, आपका पैसा जो 1 लाख रुपए है वो वापस करने वाला है। अब इस बेसिस में हम बोलेंगे कि वी शुड सेलेक्ट प्रोजेक्ट ए बिकॉज इट हैज़ शॉर्टर पे बैक पीरियड। इसका जो पीरियड जो है क्या है, वो छोटा है, इसलिए हमें प्रोजेक्ट ए सेलेक्ट करना चाहिए। आइए गाइज अब बात करते हैं इसकी क्रिटिकल इवैल्यूएशन की। क्रिटिकल इवैल्यूएशन की बात करें तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि सूटेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी और लिमिटेशन एंड डिमेरिट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड। गाइस इस मेथड की अगर हम लिमिटेशन की बात करें तो ये मेथड जो इसकी सबसे मेजर लिमिटेशन है, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता है। यानी कि ये समय के अनुसार जो मनी का मूल्य घटता रहता है उसको नहीं मानता। ये मानता है जितनी आप 1 रुपए में आज चीज़ खरीद पा रहे हैं, 10 साल बाद भी 1 रुपए में आप उतनी ही खरीद पाओगे, जो कि प्रैक्टिकलिटी में जो है सही नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। और दूसरा, ये जो पे बैक पीरियड के बाद का जो प्रॉफिट है या जो इनफ्लो है उसको कंसीडरेशन में नहीं लेता है। यानी कि ये देखेगा कि आपको कॉस्ट की प्रोजेक्ट कितने जल्दी वापस हो रही है, उसके बाद प्रोजेक्ट की क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या उसकी सूटेबिलिटी है, उसको ये इग्नोर करता है। इसको मैं एक पीछे के एग्जाम्पल से बता दूं। इसमें हमने प्रोजेक्ट ए, बी और सी में से ए सिलेक्ट किया, लेकिन अगर 4 साल के बाद देखेंगे तो जो प्रोजेक्ट हमने सिलेक्ट किया था ए, वो 5वें साल 30,000 दे रहा है, उसके बाद 5,000 रिटर्न दे रहा है इनफ्लो, और फिर 2,000। प्रोजेक्ट बी कुछ नहीं दे रहा है 6th और 7th में, लेकिन प्रोजेक्ट सी हमने नेग्लेक्ट कर दिया, जो कि क्या दे रहा था, एक इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न दे रहा था। यानी कि इसका पे बैक पीरियड भी 4 ईयर था। 4 ईयर के बाद आप देखेंगे तो ये प्रोजेक्ट 50,000 भी देगा हमें, कितने, 5th ईयर में, और 6th ईयर में ये 60,000 इनफ्लो देगा, और 7th ईयर में ये 62,000 देगा। लेकिन हमने जो 5th, 6th और 7th की जो एक इनफ्लो था वो इग्नोर किया। यानी कि इसमें सिर्फ पे बैक कितने टाइम पीरियड में कर रहा है वही एक मायने रखता है, उसके बाद की जो प्रॉफिट है, जो एक कैश इनफ्लो है वो मायने नहीं रखता है। तो इसके बाद ये क्या करता है, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जो जिसके बेस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको भी क्या करता है, ये इग्नोर करता है। यानी कि जब आप इस मेथड में डिसीजन लोगे तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का इसमें कोई भी योगदान, रेलेवेंस नहीं रहता है। और तीसरी बात, जब कोई आपको एक ही प्रोजेक्ट हो तो इसमें जो एक मिनिमम एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड को सिलेक्ट करने में बहुत मुश्किल आती है, क्योंकि वो एक सब्जेक्टिव डिसीजन है, वो मैन टू मैन डिफर करता है। और सबसे बड़ी बात, ये प्रोजेक्ट हर एक एसेट्स को क्या करता है, आइसोलेशन में लेता है, यानी कि अलग अलग मानता है, वो इसको जो है रिलेटेड नहीं मानता है, जो कि इसकी एक और महत्वपूर्ण कमी है। लेकिन गाइज इन सब की कमियों के बावजूद भी इसमें जो है बहुत सारी क्या है, इसकी एप्लीकेबिलिटी है। यानी कि ये प्रोजेक्ट जो है, इस बेसिस पे हम कौन से प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते हैं, आज भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये क्या है, बिल्कुल ही मतलब क्या है, यूज नहीं होता है। गाइज इसकी अपनी ही एप्लीकेबिलिटी है, और मॉडर्न ईरा में भी हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। आपने इसको इस तरह से नहीं लेना है कि ये ट्रेडिशनल मेथड है, टाइम वैल्यू को नहीं मानता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इग्नोर करता है, और जो है मिनिमम एक्सेप्टेबल रेट इसमें डिटरमाइन करना मुश्किल होता है, और जो पे बैक के जो बाद का जो इनफ्लो है उसको नहीं मानता है, तो ये मेथड बिल्कुल ही यूजलेस है, ऐसा नहीं है। इन लिमिटेशन के बावजूद भी ये मेथड जो है उन तरह की एसेट्स में पैसा लगाने या उन तरह के प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए लगाया जाता है जिसमें टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते रहते हैं। यानी उसमें जो है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते रहते हैं, और उस प्रोजेक्ट की जो या एसेट्स की ये संभावना रहती है कि वो बहुत जल्द एब्सोलिसेंस यानी कि अप्रचलन में चले जाएंगे, टेक्नोलॉजी चेंजेस के कारण वो बेकार हो जाएंगे। उसके बाद गाइज ये मेथड उन प्रोजेक्ट्स या एसेट्स में पैसा लगाने यानी कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी बहुत ही सूटेबल है, जो कि हाईली रिस्की हैं, यानी जिसमें जो है उच्च स्तर का एक रिस्क रहने वाला है, और आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जितना पैसा हमने लगाया है कम से कम ये हमें
पे बैक कर दे, तब आप जो है इस मेथड के हिसाब से ही क्या करते हैं, इवैल्यूएशन डिसीजन लेते हैं। और इस तरह के प्रोजेक्ट जो कि शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के होते हैं वो आप पे बैक पीरियड मेथड के हिसाब से जो है ले सकते हैं। या आपके व्यवसाय में जो कैश की शॉर्टेज रहती है, यानी कि लिक्विडिटी पोजीशन आपकी बहुत अच्छी नहीं रहती है और आप चाहते हैं कि जो हमने पैसा लगाया है फिक्स एसेट्स में कम से कम वो तो वापस मिल जाए, तो उस सिचुएशन में आप क्या लगाते हैं, पे बैक पीरियड लगाते हैं। यानी जल्दी से जल्दी आपको ये पता चला कि जो प्रॉफिट मेथड एसेट्स हमें पहले अपनी कॉस्ट को वापस करने वाली है वो सूटेबल रहने वाली है सिचुएशन में। तो इस तरह की सिचुएशन में गाइज इस मेथड की बहुत एप्लीकेबिलिटी है। अगले लेक्चर में मैं इसी के जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उसको अगली सीरीज़ में जो है लेकर आऊँगा। तब तक जो है आप अपना बहुत ख्याल रखिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।